हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्रेपाईएस। प्रेपाईएस में आपका स्वागत है। आज अब हम कवर कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में 12 टू आर्टिकल 22 कवर कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू कवर रिमेनिंग आर्टिकल्स फ्रॉम 23 टू 35। ओके, सो अगेन बिफोर वी स्टार्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ये कोर्स के बारे में। ब्रीफ इंट्रोडक्शन, तो बेसिकली प्रेप आईएएस ने एक कंप्लीटली फ्री 3 मंथ्स क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। इट इज कंप्लीटली फ्री, ओके, एंड this crash course will run from 17th March to 28th June, or it is a comprehensive course. Okay, this course is very comprehensive. It will cover both your static portion as well as dynamic portion, and also इस कोर्स में आपको स्टडी मटेरियल और जो नोट्स भी मिलेंगे दैट यू कैन गेट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। साथ ही साथ आपको 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। ओके, इसमें एंड अगेन आप प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको सब्सक्राइब करिए, सो यू कैन गेट ऑल दी अपडेट्स ऑन दिस कोर्स। इसके सारे नोट्स और स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, राइट। और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो इस कोर्स का है दैट इज डाउट क्लियरिंग सेशन ऑन एवरी संडे। तो बेसिकली इस कोर्स के किसी भी लेक्चर में आपको कोई भी डाउट होता है तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक डाउट फॉर्म दे रखा है। वी हैव गिवन अ डाउट फॉर्म इन डिस्क्रिप्शन। तो इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी लेक्चर ऑफ दिस कोर्स, आप उस गूगल डाउट फॉर्म में आप वो अपना डाउट पुट करिए। ओके, एंड वी विल ट्राई टू एड्रेस दोस डाउट्स ऑन द डाउट क्लियरिंग सेशन ऑन संडे। ओके, एंड ऑल्सो सीसैट भी हमने इंक्लूड किया है, सीसैट की भी क्लासेस होंगे। ओके, एंड दीज आर दी फैकल्टी डिटेल्स। ओके, तो एंड अगेन फॉर डिटेल शेड्यूल एंड रजिस्ट्रेशन लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। आफ्टर दिस लेक्चर आपको सब मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स बिगिन। अगेन जो आर्टिकल हमने अभी तक कर लिए थे 22 तक। ओके, सो 22 तक हमने कौन कौन से कर लिए थे? हमने राइट टू इक्वालिटी कर लिया था, विच वाज आर्टिकल 14 टू 18, एंड वी हैड डन राइट टू फ्रीडम। ओके, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल 19 टू 22। ओके, अब हम कर रहे हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। So this is enshrined under Article 23 and 24. Okay, so पहली चीज फर्स्ट इसमें जो राइट 23 आर्टिकल में दे रखा है that Article 23 prohibits traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labor. So पहली चीज तो है, first thing that you need to understand is कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। What is it meant by traffic in human beings? What is it meant by begar? What is meant by forced labor? What are other similar forms of forced labor? Okay, so traffic in human being means कि आप humans को किसी commodity या good की तरह buy and sell करें। You are purchasing and selling human beings as goods. Okay, so that is known as traffic in human beings. Okay, and you know this is done for various purposes, including some heinous purposes like prostitution. Okay, so ये सब चीजें जो हैं ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स इज प्रोहिबिटेड बाय आर्टिकल 23। ओके, मतलब सो आर्टिकल 23 ये प्रोहिबिट करता है। सो मतलब स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इट हैज टू चेक ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ओके, साथ ही साथ बेगार एंड फोर्स लेबर भी प्रोहिबिट करता है। मतलब किसी भी किसी भी पर्सन से कोई भी बेगार दैट इज फोर्स लेबर नहीं करा सकता। फोर्स लेबर मतलब विदाउट पेमेंट, बिना पेमेंट के, अंडर सम कंपल्शन, मतलब बिना पेमेंट के उसको मजबूर करके कोई काम नहीं करा सकता, अंडर सम कंपल्शन। ओके, सो नाउ दिस कंपल्शन कैन बी फिजिकल और दिस कैन बी लाइक वायलेंस और दिस कैन बी आल्सो ड्यू टू इकोनॉमिक कंपल्शन। तो इसीलिए कोई भी किसी दूसरे पर्सन के से फोर्स लेबर नहीं करा सकता, उसको विदाउट पेमेंट उसको काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ओके, सो बेसिकली फोर्स लेबर का मीनिंग ही ये है कि टू मेक समवन वर्क विदाउट फोर्स पेमेंट or to force someone to work without payment, okay, by coercing him through some compulsions. Okay, किसी compulsion के कारण यानी किसी को मजबूर करके उसको काम करने के लिए मजबूर करना और उसको उसके काम का पैसा भी नहीं देना। ओके, नाउ ये जो राइट है ये आपका स्टेट के अगेंस्ट तो अवेलेबल है, यानी स्टेट की जो एजेंसीज है दे कैन ऑल्सो नॉट डू दीज थिंग्स। ओके, जो स्टेट की एजेंसीज हैं, जो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टेट गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है, वो ये सब चीजें तो कर ही नहीं सकते। साथ ही साथ प्राइवेट पर्सन्स भी नहीं कर सकते। सो दिस राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट बोथ स्टेट एंड प्राइवेट पर्सन्स। और ऑल्सो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए
पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है। इनफैक्ट लेट मी टेल यू समथिंग हियर दैट टू एग्जीक्यूट, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स आपने देखे होंगे जिनको एग्जीक्यूट करने के लिए देयर इज अ नीड फॉर लॉ, जैसे आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी पे, ऐसे ये आर्टिकल 23 भी है। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए लॉ बनाना है। तो ये फंडामेंटल राइट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए लॉ बनाने की पावर किसके पास है? कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन दैट पावर टू पार्लियामेंट ओनली। ओके, पार्लियामेंट के पास ही ये पावर है टू only parliament has the power to make laws for execution of fundamental rights, right? So article 23 के लिए पार्लियामेंट ने लॉ बनाए हैं क्या? इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। सो बेसिकली ये जो एक्ट है ये इट्स फोकस इज ऑन चेकिंग ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ओके, इसका फोकस है कि हम ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स को कमोडिटी की तरह सेल करते हैं या उनको जो उनको किडनैप करके उनको स्मगल किया जाता है, ये सब किया जाता है, उस सब को प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट लाया गया है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। और अंडर दिस एक्ट अगर कोई प्राइवेट पर्सन भी ऐसा काम कर रहा है, सो इफ ही इज कॉट देन ही विल बी पनिश्ड। ओके, then to prevent begar, forced labor and other forms of forced labor, we have bonded labor system abolition act, we have minimum wages act, equal remuneration act, contract labor act. So all these acts are there to prevent any forced labor, कि कोई forced labor ना कराई जाए। okay, and इसका एक exception है। एक exception क्या है? compulsory service for public purpose, यानी state can ask citizens, ask people to give compulsory service for some public purpose। okay, किसी public purpose के लिए compulsory service देने के लिए state कह सकता है, that too without payment। okay, now next है आपका आर्टिकल 24। तो आपका आर्टिकल 24 प्रोविड बेसिकली डील करता है चाइल्ड लेबर से। ओके, इट डील्स विद चाइल्ड लेबर, ये चाइल्ड लेबर से डील करता है। और ये क्या कहता है? इट प्रोहिबिट्स employment of children below 14 years of age। तो आर्टिकल 24 प्रोहिबिट करता है कि जो बच्चे 14 साल से छोटे बच्चे हैं, दे कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री, माइन और अदर हजार्डुअस एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवे। यानी जो बच्चे 14 साल से कम हैं वो किसी भी हजार्डुअस एक्टिविटी में, फैक्ट्री में, माइन में, दे कैन नॉट बी एम्प्लॉयड देयर। ओके, सो दिस इज आर्टिकल 24। अगेन इसको भी इंप्लीमेंट करने के लिए लॉज बनाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। और पार्लियामेंट ने कौन से लॉज बनाए? विच लॉज आर बीइंग मेड बाय हैव बीन मेड बाय पार्लियामेंट टू इंप्लीमेंट दिस? फर्स्ट इज चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, एंड लेटर ऑन it was amended, child labor prohibition and regulation amendment act, and under this amendment, now this is something you should keep in mind regarding child labor। okay, so इस act के अंदर basically क्या किया गया? It completely prohibits employment of children below 14 years of age। okay, so देखिए फंडामेंटल राइट ये जो कहता है आर्टिकल 24, ये कहता है कि अगर कोई बच्चा 14 साल से कम है, if any children is less than 14 years of age, then in that case he cannot be employed in hazardous activity। तो उस केस में उस बच्चे को कोई जो खतरनाक एक्टिविटीज होती हैं, हजार्डस एक्टिविटीज होती हैं, उसमें नहीं एम्प्लॉय किया जाएगा। ओके, बट अब ये जो हम नया अमेंडमेंट लाए 2016 में, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके एज पर दिस एक्ट 14 साल से छोटे कोई भी बच्चे को किसी भी कंप्लीटली प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज। मतलब बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज कोई भी बच्चा है, सो ही विल नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी वर्क। ओके, तो वो किसी भी चीज में एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। इट ऑल्सो जो 14 से 18 साल के बच्चे, सो adolescents between the age of 14 to 18, now they are prohibited from working in hazardous activities। तो जो 14 से 18 साल के बच्चे, now they are उनको अब hazardous occupations और processes में वर्क करने से प्रोहिबिशन है। ओके, अगेन, और अगर कोई इसको वायलेट करता है, कोई इनसे काम कराता है, तो उसको पेनल्टी मिलेगी। ओके, इफ एनीवन वायलेट्स दिस एक्ट देन ही विल बी पेनलाइज्ड। ओके, ऑल्सो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट हैज बीन मेड। ओके, सो बेसिकली ये पूरे चाइल्ड राइट्स को देखता है अंडर दिस नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। ओके, तो ये बनाया गया है एंड दिस कमीशन इज बीइंग मेड टू protect the rights of children and promote the development of children। okay, so I hope now you know that right against exploitation, दो एस्पेक्ट हैं एक्सप्लॉइटेशन के। फर्स्ट है कि हम किसी ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगार और फोर्स लेबर नहीं होनी चाहिए। ओके, और दूसरा है चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं वन ऑफ दी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट राइट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन।
और इसी राइट के बेसिस पे हम बोलते हैं वी आर सेक्युलर, बिकॉज इन आवर कंट्री बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स हैं। टू इंश्योर सेक्युलर कैरेक्टर, हर रिलीजन की कम्युनिटी को अपने राइट है, जो हर रिलीजन के फॉलो करने वाले को और उसकी कम्युनिटी को, दैट दे हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, दे हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब वो अपना रिलीजन कैसे भी प्रैक्टिस करना चाहे वो कर सकते हैं। अगेन इट इज अंडर आर्टिकल 25 to 28। सो अब देखते हैं क्या राइट्स हैं। तो पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आर्टिकल 25 में हर पर्सन को, ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड वन। तो पहली चीज क्या, हर पर्सन को फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ओके, बेसिकली कि वो क्या सोचते हैं, व्हाट इज देयर बिलीफ वगैरह, इसका उनको फ्रीडम है। साथ ही साथ उनको फ्रीडम है टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। ओके, जो उनका रिलीजन है उसको प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेट करने का फ्रीडम है। प्रोफेस मतलब अपना रिलीजन बताना, टू टेल अदर्स, ओके, टू टेल अदर्स व्हाट इज योर रिलीजन। ओके, जैसे हम बता सकते हैं ना कि मेरा रिलीजन ये है। ओके, प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस का मतलब हो गया दैट यू टू प्रैक्टिस योर रिलीजियस कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ओके, प्रैक्टिसिंग रिलीजियस कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। तो हर रिलीजन वाले को राइट है कि वो अपने कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस प्रैक्टिस कर सकता है। जैसे आप जानते हैं, जैसे होली के टाइम पे क्या है, होली पे सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो दैट इज प्रैक्टिसिंग ऑफ योर रिलीजन। सिमिलरली ऐसे ही जैसे मुस्लिम्स के उसमें मुहर्रम होता है, तो उसमें वो अपना प्रोसेशन निकालते हैं कुछ। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग प्रैक्टिस। ओके, एंड प्रोपगेट मतलब अपने रिलीजन के बारे में सबको बताएं कि ये हमारा रिलीजन है, इसकी ये आइडियोलॉजीज है, ये सबको बताएं। ओके, सो ये तीन फ्रीडम्स है। सो अगेन, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, right to profess, right to practice, and right to propagate. Okay, I hope you understand all this. Propagate basically here means that to tell others about your religion, others about your religion. Okay, मतलब आपका रिलीजन क्या है ये नहीं, वो तो यहाँ हो गया प्रोफेस कि मेरा रिलीजन हिंदू है, मेरा रिलीजन इस्लाम है, या मेरा रिलीजन सिखिज्म है, ये हो गया प्रोफेस करना कि मैं अपना रिलीजन बता सकता हूँ। ओके, बट प्रोपगेट करना मतलब कि मेरा रिलीजन ये है, इसमें ये अच्छी चीजें हैं। ओके, ये हो गया कि प्रोपगेट करना, ओके, अपने रिलीजन को। ओके, तो अगेन इसके अंदर वही आता है रिलीजियस प्रीचिंग। तो इसके अंदर आपका रिलीजियस प्रीचिंग आता है, जो रिलीजियस प्रीचिंग की जाती है, राइट, जो बाबा लोग करते हैं, या जो डिफरेंट जो रिलीजियस वो होते हैं स्कॉलर्स वो करते हैं, दैट कम्स अंडर राइट टू प्रोपगेट। ओके, नाउ ऑब्वियसली इस पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं होता। सो व्हाट आर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स। जैसे अगर मैं हेल्थ का एग्जांपल लूं, इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ हेल्थ, तो अभी क्या है बेसिकली, आप देख रहे हो होली के सेलिब्रेशंस को, होली में जो है सेलिब्रेशंस पे या पार्टी वगैरह करने पे, ये सब करने पे क्या है, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, राइट। ये बैन क्यों लगाया है? ड्यू टू राइजिंग कोविड केसेस। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ये। राइजिंग कोविड केसेस के कारण होली पे बैन लगा दिया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट इन रिलीजन। सो अगेन इस आर्टिकल में स्टेट को अभी बता रखा है कि स्टेट कुछ चीजें कर सकता है रिगार्डिंग रिलीजन। तो इट कुड रेगुलेट, रिस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और सेक्युलर एक्टिविटी, राइट। सो कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस है हमारी, उसके साथ कोई भी एसोसिएटेड इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और सेक्युलर एक्टिविटी है, उसको स्टेट रेगुलेट कर सकता है आपका। ओके, एंड ऑल्सो स्टेट कैन प्ले अ रोल ऑफ सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म फॉर रिलीजन। सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म ऑफ रिलीजन के लिए भी स्टेट इज एम्पावर्ड। सो स्टेट को रोल दे रखा है कि स्टेट कैन टेक स्टेप्स फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म ऑफ रिलीजन। ओके, दैट्स वाई इसमें हम देखते हैं कई चीजें बताई जाती हैं, जैसे कई रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसके अगेंस्ट लॉज लाए जाते हैं। ओके, जैसे आपने देखा होगा ट्रिपल तलाक। ओके, सो इट वाज अबॉलिश्ड, राइट, इट वाज अबॉलिश्ड और इसके अगेंस्ट लॉ लाया गया था। ओके, सो दैट्स व्हाट इट इज फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं अब आर्टिकल 26। ओके, आर्टिकल 26 क्या देता है? एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन। नाउ अब यहाँ पर डिनोमिनेशन का मतलब समझिए, तो मान लीजिए कोई रिलीजन है, उसके अंदर बड़े ही ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स।
तो उसके अंदर ग्रुप्स हैं, तो हर रिलीजन में डिफरेंट टाइप के बिलीफ्स होते हैं। ओके, सो एक ग्रुप किसी एक बिलीफ को मान रहा होता है, दूसरा ग्रुप किसी दूसरे बिलीफ को मानता है, उनके कुछ और बिलीफ्स हैं। तो ऐसे ग्रुप्स को हम बोलते हैं डिनोमिनेशन। जैसे एक एग्जांपल अगर इसका मैं दूं डिनोमिनेशन का, तो ये हो जाएगा आपका रामकृष्ण मिशन। ओके, रामकृष्ण मिशन इज अ रिलीजियस डिनोमिनेशन। ओके, तो जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है, अब आप समझ गए होंगे अब रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या है, दैट व्हाट इज अ रिलीजियस डिनोमिनेशन। नाउ जो कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव दीज राइट्स, उनको ये राइट्स हैं दैट कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन अपने इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकता है और चला सकता है फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, राइट। अब आपने इनफैक्ट कहीं देखे होंगे सिखिज्म रिलीजन में जो सिख्स हैं गुरुद्वारा चलाते हैं, और दैट दोज गुरुद्वारास आल्सो कैरी आउट वेरियस चैरिटेबल एक्टिविटीज। ओके, तो उसके लिए पूरी कमेटी भी है गुरुद्वारा के लिए, है ना, SGPC। ओके, गुरुद्वारा के मैनेजमेंट के लिए पूरा इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज अ राइट। सो ये उनको राइट है दैट किसी भी रिलीजन को कि वो अपने रिलीजन के मैनेज करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं फॉर चैरिटेबल रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। ओके, दूसरा, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, मतलब उनके रिलीजन के रिलेटेड जो अफेयर्स हैं वो खुद मैनेज करने, उनको मतलब राइट है, फ्रीडम है कि वो अपने हिसाब से उनको मैनेज कर सकते हैं। सो दे हैव राइट टू, एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैव राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स in matters of religion. Okay, then own, acquire movable and immovable property and administer the property in accordance with law. मतलब दे कोई भी religious denomination they could get a property and then they could administer that property as they want, but that should be in accordance with law. Okay, but again ये right भी reasonable restriction, then that's also public order, morality and health. Again health में बताऊं, so देखिए temples होते हैं, now temples are religious institutions. Okay, पर जब कोविड का टाइम था तो टेम्पल्स वर क्लोज्ड, ड्यूरिंग कोविड टेम्पल्स वर क्लोज्ड। ओके, सो दिस इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 27। नाउ आर्टिकल 27 बोलता है, द आर्टिकल 27 टेल्स अस दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। मतलब सी दैट स्टेट को जो भी टैक्स पेयर से मनी मिलता है, स्टेट कैन नॉट यूज दैट मनी फॉर प्रमोटिंग वन स्पेसिफिक रिलीजन। सारे रिलीजन के फेवर में या ऑल रिलीजन्स के लिए तो यूज कर सकता है, बट किसी एक रिलीजन के लिए नहीं कर सकता। इनफैक्ट इसको अगर समझना है तो आप सब जानते होंगे क्या था जजिया, अगर आपने ये टर्म सुना होगा, जजिया मुगल एरा में। ओके, जजिया क्या था, जजिया बेसिकली एक पिलग्रिमेज टैक्स था। तो इस टाइप के टैक्सेस जो हैं, इस टाइप के टैक्सेस लगा नहीं सकते। ओके, जजिया टाइप के टैक्सेस कैन नॉट बी इम्पोज्ड। और ऑल्सो जो स्टेट है उसको जो भी टैक्स से मनी मिलेगा वो मनी इट विल नॉट यूज फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। एंड अगेन दिस इज द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म ऑल्सो, कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, इसलिए स्टेट किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, रादर स्टेट इक्वली रिस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन। ओके, एंड दिस प्रोहिबिट्स ओनली लेवी ऑफ टैक्स नॉट फी। तो आप देखते होंगे जो गवर्नमेंट है वो कई चीजें मैनेज करती है रिलीजियस, जैसे ये जो आपकी ये यात्रा होती है केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा, तो इसको मैनेज करती है गवर्नमेंट, और इसको या वैष्णो देवी की यात्रा, और वहां पर इट मैनेजेस इट। सो उसके लिए कई चीजें की कई फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, और उन फैसिलिटीज के लिए गवर्नमेंट क्या फीस चार्ज करती है। ओके, तो आई होप नाउ यू नो कि व्हाट इज अंडर आर्टिकल 27। ओके, now lastly we see article 28 in right to freedom of religion. It says that no religious instruction shall be provided in educational institution. मतलब educational institutions में religious instructions को regulate करता है article 28, and under this देखिए basically ये है कि ऐसे educational institutions जो which are totally maintained by state, मतलब state ने ही उन्हें create किया और state ही उनको govern करता है। तो in such kind of educational institutions religious instruction is completely prohibited. तो ऐसे educational institutions में religious instruction is not allowed. Okay, और ऐसे कुछ educational institutions which are administered by the state but are established under endowment or trust
तो इनमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन विल बी परमिटेड। मतलब कुछ जैसे कुछ रिलीजियस एंडोमेंट या ट्रस्ट है, वो कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाता है, बट दैट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज एडमिनिस्ट्रेड बाय स्टेट, मतलब स्टेट उसको रन कर रहा है। ओके, सो इन दैट केस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज परमिटेड। सो बस आपको इसमें यही देखना है किस टाइप के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड है और किसमें नहीं है। और तीसरी है ऐसे इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ओके, जो विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। सो सच एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट or receiving aid from the state, then in such these kind of educational institutions religious instruction क्या है दी जा सकती है, बट ये वॉलेंट्री बेसिस पे होगी। मतलब कि वेदर स्टूडेंट हैज टू फॉलो और नॉट फॉलो दैट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, वो उसकी कंसेंट पे डिपेंड होगा। मतलब एक देयर इज अ चॉइस फॉर द स्टूडेंट्स टू फॉलो और टू नॉट फॉलो द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ओके, okay, so next we move on to cultural and educational rights. Okay, cultural and educational rights. Okay, cultural or educational rights. Okay, so cultural or educational rights, basically these are given in article 29 and 30, and these are mainly given to minorities और किस टाइप की, religious और linguistic। तो जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स है, राइट, एंड दोज राइट्स आर मेनली रिलेटिंग टू कल्चर एंड एजुकेशन, एंड दोज आर गिवन इन आर्टिकल 29 एंड 30। तो आर्टिकल 29 यहां तक की बात करते हैं, इट प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। सो जब यहां पर हम एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स बोलते हैं, सो इट इंक्लूड्स बोथ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। ओके, सो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स residing in any part of India who have a distinct language, script, culture of its own will have the right, क्या right होगा उनको, to conserve their own culture, to conserve their language, to conserve their script or to conserve their own culture, they have the right। so कोई भी section of citizens, see यहाँ पर की term क्या है, any section of citizens। okay, that means any section means इसमें minority भी आता है और majority भी आता है। so any section of citizens in any part of India have the right, जिनका अपना खुद का कल्चर है, लैंग्वेज है या स्क्रिप्ट है, who have their own distinct culture, language, script, then they have the right, उनके पास ये राइट है कि वो उस चीज को अपनी कंजर्व कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं। ओके, दे हैव दिस राइट, राइट। सो अगेन इसमें कुछ और स्पेसिफिक राइट्स ये हैं that no citizen shall be denied admission into educational institution maintained by the state or receiving aid out of the state funds on grounds of only, I hope you understand the significance of only, so only religion, race, caste and language। तो सिर्फ इन ग्राउंड्स पे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट से पैसे ले रहा है या जो स्टेट रन कर रहा है, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सिर्फ इन ग्राउंड्स पे किसी बच्चे को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते। ओके, रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, इस ग्राउंड्स पे किसी को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते। तो आप समझ रहे हैं, बेसिकली देखिए कोई माइनॉरिटी रिलीजन का होगा तो वही है, उसको बेसिकली ये राइट्स इंपावर करते हैं कि कोई माइनॉरिटी रिलीजन का बच्चा है तो उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, राइट। सो इसलिए उसको क्लियरली यहाँ पर राइट दिया गया है कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच इज मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स cannot prevent him from getting admission, cannot deny, it cannot deny him admission on only these grounds। okay, and under this protection is given to both religious and linguistic minorities। okay, it includes minorities as well as majorities। why? Because of the any section, this phrase any section of citizens, and right to conserve की जब बात करते हैं, it also includes right to agitate for protection of language। okay, right to agitate for protection of language। so it also includes जो बोडो लैंड की डिमांड है, तो उसके लिए पीसफुल प्रोटेस्ट अगर कर रहे हो तो दैट इज इंक्लूडेड, ओके, इन दिस राइट। सो उनका राइट है बोडोज का, बिकॉज कि उनकी लैंग्वेज को उनको कंजर्व करना है, प्रमोट करना है, तो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट और कंजर्व करने के लिए दे कुड एजिटेट। ओके, नेक्स्ट अंडर आर्टिकल 30, अब आर्टिकल 30 की बात करते हैं। सो आर्टिकल 30 ग्रांट्स these rights to minorities, and कौन सी minorities? Religious and linguistic, and these are only granted to minorities।
सो जो आर्टिकल 29 में राइट था, इट वाज ग्रांटेड टू बोथ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, बट आर्टिकल 30 में राइट इज ओनली ग्रांटेड टू माइनॉरिटीज। ओके, क्या राइट दिया गया है कि माइनॉरिटीज कैन मेक देयर ओन एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। ओके, सो कोई भी रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, दे कुड एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। सी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही क्यों रखा, कोई और क्यों नहीं? क्योंकि बेसिकली देखिए, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए और उसको प्रिजर्व या कंजर्व करने के लिए किसी भी माइनॉरिटी को अपने कल्चर के बारे में जो है छोटे बच्चे हैं उनके उस कम्युनिटी के, उनको बताना होगा। और उनको कैसे कहाँ पढ़ा सकते हैं इस चीज के बारे में? इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओनली। तो इसीलिए इन माइनॉरिटीज को राइट दिया गया कि दे कैन एस्टेब्लिश एंड दे कैन एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। ओके, सो माइनॉरिटीज जो रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है उनके पास ये राइट है। ओके, ऑल्सो दे हैव द राइट टू प्रॉपर कंपनसेशन। अगर उनकी लैंड जो है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की कुछ लैंड या प्रॉपर्टी एक्वायर की जाती है, स्टेट अगर कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करता है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, सो देन स्टेट हैज टू पे प्रॉपर कंपनसेशन, ताकि जो इसमें जो राइट्स है आर्टिकल 30 में वो हैम्पर ना हो। ओके, सो स्टेट्स हैव टू पे प्रॉपर compensation in case it acquires any property of minority education institutions. Okay, also जो state है, it will not discriminate in granting aid to any educational institution managed by minority. Okay, so मान लीजिए कोई education institution है जो minority से managed है, तो उसको अगर aid देना है उसको और दूसरे उसको, तो जो same parameters पे दोनों को aid मिलेगा, कोई discrimination नहीं होगी। Okay, ऑल्सो जो माइनॉरिटी है उनके पास राइट है दैट दे कुड इम्पार्ट एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन इन देयर ओन लैंग्वेज। ओके, अगेन व्हाई दिस, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने पहले ही फर्स्ट पॉइंट पे एक्सप्लेन किया था कि क्यों एजुकेशन, बिकॉज सिर्फ एजुकेशन के थ्रू ही माइनॉरिटीज अपने कल्चर को, अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको पास ऑन कर सकती है। ओके, एंड अगेन दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट लाइक ऑल अदर राइट्स। तो बेसिकली वो जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करें या जो भी करें, it is always subject to general laws like contract law, labor law, industrial law, tax law, economic regulation and so on. And also ये कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो बनाते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट अगर कोई रेगुलेटरी मेजर लाती है, जैसे RTE रूल्स, राइट टू एजुकेशन रूल्स, फॉर इंस्टेंस RTE रूल्स, राइट टू एजुकेशन रूल्स। ओके, सो ये जो राइट टू एजुकेशन रूल्स है, दीज आर रेगुलेटरी मेजर्स राइट फॉर इंश्योरिंग एजुकेशनल कैरेक्टर, स्टैंडर्ड्स एंड मेंटेनिंग एकेडमिक एक्सेलेंस। तो कोई ये नहीं कह सकता कि राइट टू एजुकेशन रूल्स जो है ये रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के जो राइट है उनका आर्टिकल 30 में उस पर इंपिंज करता है या उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, नहीं, बिकॉज दिस इज लेजिटिमेट। ओके, बिकॉज दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और स्टेट हैज पावर टू मेक रेगुलेटरी मेजर्स फॉर इंश्योरिंग एकेडमिक एक्सेलेंस। ओके, नेक्स्ट आ जाता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बेसिकली देखिए, नाम ही यहाँ देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब अगर किसी का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज गिवन सम रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32। इट कन्फर्स राइट टू रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एग्रीड सिटीजन। मतलब किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, सो ही हैज अ फंडामेंटल राइट to use the remedies given under article 32। उसके पास फंडामेंटल राइट है कि वो आर्टिकल 32 का उपयोग कर सकता है अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए। ओके, सो क्या प्रोविजंस है? अगेन, what are the provisions for enforcement of fundamental rights under article 32? what are the remedies, constitutional remedies? तो सबसे पहला है राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट, यानी किसी का भी अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, सो अंडर आर्टिकल 32 उसके पास एक फंडामेंटल राइट है कि ही कुड मूव टू सुप्रीम कोर्ट। ओके, नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स। ओके, सो अगेन ये भी दिस इज अनदर प्रोविजन कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, अगर आप गए सुप्रीम कोर्ट के पास अपना फंडामेंटल राइट इन्फोर्स कराने, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि आपका फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करने के लिए इट कुड इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स। ओके, ये रिट्स क्या क्या है? हीबियस कॉर्पस, मैंडेबस, प्रोहिबिशन, सर्चुरारी एंड को वारंट। तो अगेन आगे चल के हम देखेंगे इन रिट्स को। एंड ऑल्सो नेक्स्ट, पार्लियामेंट कैन empower any other court to issue directions and orders and writs of all kinds। ओके, तो एक और जो एस्पेक्ट यहाँ पे आपको जो बहुत ही ध्यान में रखना है कि देखिए,
कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर है रिट्स इशू करने का। अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर दे रखी है कि किसी के फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स कराने हो तो दे कुड इशू दी रिट्स। ओके, इफ सुप्रीम कोर्ट हैज टू इन्फोर्स गेट enforce the fundamental rights, then they could issue writs. Okay, but पार्लियामेंट के पास पावर है that it could empower apart from सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़ के किसी और कोर्ट को भी पार्लियामेंट पावर दे सकता है कि they could issue directions, orders and writs of all kinds for enforcement of fundamental rights, right? So पार्लियामेंट के पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़ के किसी और कोर्ट को भी वो पावर्स दे सकता है कि they could issue directions, orders and writs for enforcement of fundamental rights. Okay, and also जो ये राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट है, इट शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो प्रोवाइडेड है उसी के अकॉर्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट, उसी के अकॉर्डिंग ये जो राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट है सस्पेंड हो सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल, आगे हम डेफिनेटली इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 359 में प्रोवाइडेड है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम में प्रेसिडेंट कुड सस्पेंड दिस राइट। ओके, president could suspend the right to move to supreme court for enforcement of fundamental rights. Okay, और इसके कुछ और important aspects क्या है, so this is in regard to article 32 supreme court has original and wide powers। original क्यों बोलते हैं, क्योंकि one could directly approach the supreme court। okay, wide क्यों बोलते हैं, क्योंकि wide इसलिए बोलते हैं कि इसमें सिर्फ orders और directions ही नहीं दे सकता but it could also issue writs। okay, रिट्स भी इशू कर सकता है। ओके, ऑल्सो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है दैट इट कुड इशू रिट्स टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स, ये जुरिस्डिक्शन इज कॉन्करेंट विथ हाई कोर्ट। ओके, दिस जुरिस्डिक्शन इज कॉन्करेंट विथ हाई कोर्ट। मतलब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है कि वो इन फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए रिट्स इशू कर सकता है, तो हाई कोर्ट के पास भी अंडर आर्टिकल 226 जुरिस्डिक्शन है कि इट कुड ऑल्सो इशू रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। And Dr. B.R. Ambedkar had called it the most important article of the Constitution. Okay, because without this article हम दूसरे fundamental rights को enforce नहीं करा पाते। और Supreme Court has held, again please remember this, Supreme Court has held that Article 32 is part of basic feature of the Constitution. Okay, अब हम आते हैं on writ jurisdiction of Supreme Court। तो ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स करने के लिए आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है रिट्स इशू करने के लिए। तो कुछ बेसिकली आगे पहले बढ़ने से इससे पहले देखने से पहले कि क्या रिट्स हैं, हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, क्योंकि आपने देखा था कि इन दोनों के पास कॉन्करेंट पावर्स है। ओके, सेम, बट कुछ डिफरेंस है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है कैन इशू रिट्स ओनली फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, but High Court can issue writs for enforcement of not only fundamental rights but also ordinary legal rights। तो High Court writs issue कर सकता है fundamental rights को enforce करने के लिए भी, और कोई ordinary legal right को enforce करने के लिए भी High Court writ issue कर सकता है, but Supreme Court सिर्फ writ issue कर सकता है fundamental rights को enforce करने के लिए। ओके, नाउ सुप्रीम कोर्ट की टेरिटरी, मतलब जिस टेरिटरी में वो जुरिस्डिक्शन अपनी एक्सरसाइज कर सकता है, इट इज वाइडर देन कंपेयर टू हाई कोर्ट्स। ऑब्वियसली क्योंकि हाई कोर्ट की छोटी होगी और सुप्रीम कोर्ट की वाइडर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होगी। ओके, फॉर सुप्रीम कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन इज नॉट डिस्क्रिशनरी बट फॉर हाई कोर्ट्स इट इज डिस्क्रिशनरी। ओके, इसका मतलब ये हुआ, देखिए, क्योंकि आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है, और अगर मेरा कोई फंडामेंटल राइट कोई और मान लो वायलेट होता है आर्टिकल 19 का, तो मैं फिर अपना फंडामेंटल राइट यूज करता हूं आर्टिकल 32 में। आई यूज माय फंडामेंटल राइट इन द आर्टिकल 32 एंड आई गो टू सुप्रीम कोर्ट टू गेट माय फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 इन्फोर्स। मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाता हूँ आर्टिकल 32 अपना जो फंडामेंटल राइट का यूज करके, और कहता हूँ कि प्लीज मेरा जो आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट है उसको इन्फोर्स कराइए, वो वायलेट हुआ। तो इस केस में क्या सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है कि मैं नहीं देखूंगा इसको? ओके, नो, इट कैन नॉट। सो इट इज नॉट डिस्क्रिशनरी। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट से दैट इट विल नॉट सी दिस एंड इट विल नॉट इशू रिट्स। ओके, सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई फंडामेंटल राइट इन्फोर्स कराने के लिए इट इज एसेंशियल कि रिट इशू करना है, तो उसको रिट इशू करना पड़ेगा। ओके, बट हाई कोर्ट के केस में ऐसा नहीं है। तो बिकॉज क्योंकि हाई कोर्ट के केस में इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ओके, इसकी पावर्स आर्टिकल 226 में आती है, विच इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ओके, बट आर्टिकल 32 इज अ फंडामेंटल राइट।
अब हम देखते हैं वेरियस रिट्स। सो ऑब्वियसली इससे पहले हम रिट्स देखिए मैं आपको एक फ्रेमवर्क देता हूं। सी कोई भी चीज आप पढ़िए फ्रेमवर्क में पढ़ोगे ना तो बड़ा आसान हो जाएगा आपको। तो देखिए रिट्स को के लिए फ्रेमवर्क क्या है कि रिट्स का पर्पस क्या है, कि कोई भी रिट है उसका पर्पस क्या है, एंड इट कैन बी इशूड अगेंस्ट हुम, किनके अगेंस्ट इशू की जा सकती है, इशूड अगेंस्ट हुम, एंड किसके अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती, कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट हुम, कैन नॉट बी इशूड। तो ये तीन चीजें ही मेनली आपको देखनी है रिट्स में, कि किस पर्पस के लिए ये रिट इशू की जाती है, किसके अगेंस्ट कर सकते हैं हम ये रिट इशू, और किसके अगेंस्ट हम ये रिट इशू नहीं कर सकते, ओके, या किस सर्कमस्टांसेस में हम ये रिट इशू नहीं कर सकते, ओके। तो सबसे पहला आता है हीबियस कॉर्पस। तो इसका मतलब है टू ब्रिंग अ प्रिजनर और अदर डिटेनी, मतलब डिटेनी, अदर डिटेनी मतलब जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में, राइट। सो किसी प्रिजनर या कोई भी अदर डिटेनी को टू ब्रिंग देम बिफोर कोर्ट, सो दैट कोर्ट को डिटरमाइन कि वो उस पर्सन का जो इम्प्रिजनमेंट है या डिटेंशन है इट इज लॉफुल, ओके। सो अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट, ओके। एंड अगेन इसमें साथ साथ आप एक चीज और याद रखिए, दैट हीबियस कॉर्पस इज कॉल्ड दी बुलवर्क ऑफ लिबर्टी, बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी इज हीबियस कॉर्पस, ओके। प्लीज ये याद रखिए, इसमें प्रीलिम्स में आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारी लिबर्टी क्या है, स्टेट ले सकता है। कैसे ले सकता है हमारी लिबर्टी स्टेट, कि हम स्टेट के पास पावर होती है कि वो किसी भी लॉ के अंदर हमें अरेस्ट कर सकता है। तो स्टेट को मिसयूज दैट पावर कि किसी भी फेक केस में हमें अरेस्ट कर लेगा या प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट कर लेगा। तो उसमें कोई भी पर्सन जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास और कह सकता है कि ये जो पर्सन है इसका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 में वायलेट हुआ है, his right to life and liberty is violated under article 21 क्योंकि state has misused its power and unlawfully detained it। so उस केस में क्या करेगा जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, इट विल इशू द रिट ऑफ हीबियस कॉर्पस और बोलेगा स्टेट की एजेंसी को कि आप इस पर्सन को हमारे सामने लाओ सो दैट वी कुड सी दैट हिज इम्प्रिजनमेंट और डिटेंशन इज लॉफुल। और अगर लॉफुल नहीं निकली तो देन ही कुड सेट फ्री दैट पर्सन, मतलब उस पर्सन को फ्री सेट कर सकता है, ओके। Now it can be issued against both public and private public authorities and private individuals, but it cannot be issued if detention is already lawful, okay। क्योंकि बेसिकली इसका पर्पस ही क्या था, ये देखने के लिए कि डिटेंशन लॉफुल है या नहीं। सो अगर डिटेंशन ऑलरेडी लॉफुल है तो इट कैन नॉट बी इशूड, या डिटेंशन या अरेस्ट इज बाय अ कॉम्पिटेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ओके, एंड इट इज या डिटेंशन इज बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट एंड आइदर इट इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। सो इन केसेस में हीबियस कॉर्पस इशू नहीं किया जा सकता, ओके। नाउ नेक्स्ट वी सी मैंडेमस। तो मैंडेमस भी सिमिलर है। सो इट इज बेसिकली अ कमांड जो इशू करता है कोर्ट, इट इज अ कमांड इशूड बाय द कोर्ट। कोर्ट यहाँ बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं अभी हम, ओके, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, क्योंकि इंडिया में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही रिट जुरिस्डिक्शन है, ओके। सो इन इंडिया ओनली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव रिट जुरिस्डिक्शन, ओके। जस्ट अ सेकेंड। तो इन इंडिया ओनली जो आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उनके पास रिट जुरिस्डिक्शन है। तो अंडर मैंडेमस अ कमांड इज इशूड बाय द कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल, कोई भी पब्लिक ऑफिशियल उसको कमांड इशू किया जाता है टू आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। जो उसकी कुछ ऑफिशियल ड्यूटीज है अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कोर्ट उसको कमांड करता है कि आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करो, बिकॉज आप अगर अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। सो बेसिकली अंडर मैंडेमस if a person's fundamental right is being violated because a public official is not performing his official duties, then the Supreme Court issues this writ of mandamus to direct that public official to perform his or her duty, okay। So it can be issued against any public body, corporation, inferior court. Please remember this, mandamus can be issued against an inferior court, tribunal or government, okay, but it cannot be issued against, किसके अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता, प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी टू इन्फोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन इफ ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी टू इन्फोर्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी। तो किसके अगेंस्ट ये इशू नहीं किया जा सकता मैंडेमस, ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ओके। सिमिलरली आपका प्रोहिबिशन है। So prohibition basically directing a subordinate to stop doing something that law prohibits। मतलब
बेसिकली इसमें दिस इज इशूड बाय अ सुपीरियर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट डायरेक्टिंग इट नॉट टू प्रोसीड विद अ केस विच डज नॉट फॉल इट अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन। क्योंकि अगर कोई लोअर कोर्ट बेसिकली क्या कर रहा है, अपने उसके जुरिस्डिक्शन में अगर कोई केस फॉल नहीं करता उसको फिर भी ट्राई कर रहा है, so it is doing something that law prohibits. Okay, so that's why it is prohibiting means stopping, so it means stopping a lower court from doing something which is lower court any judicial or quasi judicial authority. Okay, so it is issued against only judicial or quasi judicial authority, right? And it is not available against administrative authorities, legislative bodies and private individuals or bodies. Okay, so बेसिकली ये किनके अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज। ओके, नाउ सर्शियोरारी, सो इस रिट का मतलब होता है बेसिकली इसमें एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर करता है अंडर दिस टू डिलीवर इट्स रिकॉर्ड इन अ केस सो दैट हायर कोर्ट कैन रिव्यू इट। सो बेसिकली मान लीजिए अगर किसी लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है, बट वो डिसीजन ऐसा लिया है लोअर कोर्ट ने जिससे कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, तो हायर कोर्ट सर्शियोरारी रिट इशू करेगा। अगर वो पर्सन हायर कोर्ट में जाता है तो हायर कोर्ट सर्शियोरारी रिट इशू करेगा टू द लोअर कोर्ट to ask him to give all the records of the case so that it could review the case. Okay, and this can be issued against administrative authorities also. So ये वाला रिट please keep in mind prohibition cannot be issued against administrative authorities, but ये जो रिट है it can be issued against एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करते हैं, बट इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ओके, ये जो प्रोहिबिशन का इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ओके, जो लास्ट रिट है दैट इज क्वो वारंटो। नाउ दिस रिट मींस दिस रिट इज किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर के ऊपर it calls upon a holder of public office to show to the court under what authority he is holding the office in question. तो कोई बड़ा ही पब्लिक ऑफिस पे कोई है, बट टू चेक वेदर ही इज अथोराइज्ड टू होल्ड दैट ऑफिस, ये रिट इशू किया जाता है। ओके, सो इट इज जुडिशियली टू कंट्रोल एग्जीक्यूटिव एक्शन इन मैटर ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू पब्लिक ऑफिसेस अंडर रिलेवेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। सो बेसिकली क्या है, मान लीजिए किसी को हमने say if we made someone a minister, okay, और उसको बार बार मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं, उसको मिनिस्टर बनाने से कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, सो वी कैन गो टू कोर्ट्स, देन कोर्ट्स विल इशू वो वारंट टू मिनिस्टर टू आस्क हिम दैट कि आपकी क्या अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आप ये ऑफिस होल्ड कर रहे हो। ओके, एंड अगेन इफ ही कैन नॉट प्रूव हिज अथॉरिटी, राइट, कि वो मिनिस्टर है बट ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस फॉर मोर देन 6 months, देन ही कैन नॉट प्रूव हिज अथॉरिटी, so then he would be removed, उसके जो actions है उस पे stay लग जाएगा। okay, so basically it protects the citizen from holder of a public office to which he has no right, so कोई citizen है, it protects the citizen। okay, basically citizens को protect करता है ऐसे लोगों से जो कोई public office hold करते हैं without having any right to that office। okay, and it is issued only in case of substantive public office, जैसे बड़े बड़े ऑफिस जैसे हो गए CAG हो गया, आपका CIC हो गया आपका, या आपका और भी जो हो गया CVC हो गया, ऐसे जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो ऐसे जो मेजर सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिसेस हैं, इन्हीं के लिए क्वो वारंटो इशू किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज लिमिटेशन ऑन फंडामेंटल राइट्स। सो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो हम वो लिमिटेशंस देखते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 33 में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स का एप्लीकेशन, इट कुड रिस्ट्रिक्ट इट्स एप्लीकेशन टू आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी। तो इसीलिए हमारे पास आर्मी एक्ट है, नेवी एक्ट है। सो बेसिकली ये सारे एक्ट क्या करते हैं, ऑल दीज एक्ट रिस्ट्रिक्ट दी फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म फोर्सेस। जैसे कई एक्ट है, जैसे आर्मी एक्ट है, तो उसके अंदर देयर इज रिस्ट्रिक्शन और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ आर्मी ऑफिसर। क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर आर्मी ऑफिसर्स कुछ भी बोलेंगे तो इनडिसिप्लिन होगा। सो दैट्स व्हाई अंडर आर्टिकल 33 पार्लियामेंट हैज पावर टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स फॉर द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी एंड एनालॉगस फोर्सेस। ओके, अगला लिमिटेशन है आर्टिकल 34 में। तो इट प्रोवाइड्स फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स
while martial law is in force in any area of the territory. तो देखिए मार्शल लॉ जहां तक बात आती है, मार्शल लॉ मीन्स रूल बाय द मिलिट्री. ओके, मिलिट्री का रूल है, जो मिलिट्री है वो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरटेक कर लेती है. ओके, सो इसमें पार्लियामेंट के पास पावर है. जब मार्शल लॉ इन्फोर्स होता है, सो पार्लियामेंट हैज पावर टू इंडेमनिफाई एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर पर्सन फॉर एनी एक्ट डन बाय हिम इन कनेक्शन विद मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर इन एनी एरिया वेयर मार्शल लॉ इज इन फोर्स. मतलब बेसिकली पार्लियामेंट एक लॉ बना के इट कुड प्रोवाइड प्रोटेक्शन और इम्यूनिटी टू एनी गवर्नमेंट ऑफिसर या आर्मी ऑफिसर हु इज एक्टिंग इन एरिया जहां मार्शल लॉ है. ओके, एंड ऑल्सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन मार्शल लॉ बस आर्टिकल 34 में मेंशन है, बट उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसके लिए एक्सप्रेस प्रोविजन कुछ भी नहीं बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में. ओके, एंड सो इट अथोराइजेस, और कौन डिक्लेयर कर सकता है मार्शल लॉ? एग्जीक्यूटिव. सो एग्जीक्यूटिव के पास अथॉरिटी है दैट कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो एग्जीक्यूटिव को डिक्लेयर अ मार्शल लॉ. ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं जो आपके 3 आर्टिकल्स हैं, 31A, 31B and 31C. अगेन दीज आर सम लिमिटेशंस और सम रिस्ट्रिक्शंस और सम एक्सेप्शंस भी कई लोग बोलते हैं ऑन फंडामेंटल राइट्स. ओके, सो आर्टिकल 31A बोलता है कि 5 कैटेगरी के जो लॉज हैं, अगेन वो 5 कैटेगरीज मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं डाली क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर कभी क्वेश्चन नहीं आया. ओके, so there are some 5 categories of laws like acquisition of states, okay, या mining leases को related. so कुछ ऐसे 5 categories of laws है which cannot be challenged or invalidated on the ground that they are in contravention of fundamental rights under article 14 and 19. तो देखिए जो आर्टिकल 14 और 19 के अंदर फंडामेंटल राइट्स है, राइट, दे कैन बी अगर वो वायलेट होते हैं, जो 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ यहाँ बताई गई है उनसे अगर वो वायलेट होते हैं, तो वो लॉज दे कैन नॉट बी चैलेंज और इनवैलिडेटेड. ओके, सो ऐसे लॉज जो ये 5 कैटेगरी ऑफ लॉज हैं, दे कैन नॉट बी चैलेंज और इनवैलिडेटेड even if they violate the fundamental rights given by article 19, 14 and 19. okay, so article 31B is dealing with 9th schedule, very important. so basically under this article ये बोला गया है कि अगर किसी भी लॉ को 9th शेड्यूल में ला दिया गया तो इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड्स दैट वो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट. ओके, तो इफ बेसिकली कोई भी लॉ 9th शेड्यूल में पुट किया गया है, सो इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड और इनवैलिडेटेड ऑन द ग्राउंड दैट कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, राइट. बट इट इज नॉट एक्सट्रीम, क्योंकि आईआर कोहेलो केस जो 2006 में हुआ था, उसमें इट वाज हेल्ड दैट जुडिशियल रिव्यू जो है हमारा, इट इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अगेन दूसरी चीज, पहले आर्टिकल 32 था पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, अब जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, एंड इट वॉज क्रिएटेड, ये जो जुडिशियल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, इट वॉज क्रिएटेड ऑन अप्रैल 24, 1993. इसीलिए इसके बाद आफ्टर अप्रैल 24, 1973 अगर कोई भी लॉ 9th शेड्यूल में डाला गया है, सो हेंस लॉज प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल आफ्टर दिस डेट ऑफ 24 अप्रैल 1973 विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. ओके, आर्टिकल 31C इट टेल्स अस दैट कुछ डीपीएसपी जो हम आगे पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो देयर आर सम इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, दैट इज अंडर आर्टिकल 39B एंड C. सो इन डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई लॉ वायलेट करता है, सो इट विल नॉट बी वॉइड. तो इन दोनों डीपीएसपी आर्टिकल 39B और C को implement करने के लिए, if any law violates article 14 and 19, so it will be void. Okay, it will not be void, sorry, it will not be void. Okay, so I hope you have understood some limitations. Okay, so again this is it for this session. So now we are done with fundamental rights. We are basically done with fundamental rights. Okay, सारे फंडामेंटल राइट्स हमने कर लिए, फंडामेंटल राइट्स का बेसिक और उनको एक्सेप्शंस वगैरह सारे डायमेंशंस देख लिए. अगेन अगर कोई पूछे इंपॉर्टेंस क्या है फंडामेंटल राइट का, तो आप बोल सकते हो दे आर इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर सेक्युलरिज्म, क्योंकि जो आपने देखा राइट टू रिलीजन. सो ऐसे आई होप यू कुड मेक दोज थिंग्स अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स. एंड अगेन
अगेन आपको आई वुड रिक्वेस्ट यू अगेन, कोई भी डाउट हो, एनी डाउट यू हैव, आप प्लीज डाउट फॉर्म भरिए, उसमें अपने डाउट्स लिखिए एंड लेट अस नो, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दोज डाउट्स। और सेकेंडली बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करना प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस जरूर करना। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करना। प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ, फ्री यूपीएससी मटेरियल करके ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं, फ्री यूपीएससी मटेरियल। ओके, तो वहां आपको काफी कुछ मिल जाएगा मटेरियल फॉर प्रैक्टिसिंग, बट अगेन आपको लिमिटेड ही छांटना है जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड हो। ओके, एंड ऑल्सो प्लीज मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको रिवाइज करिए। ओके, रिवाइज दिस। ओके, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, सो प्लीज ज्वाइन योर टेलीग्राम चैनल एंड रिवाइज दिस। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, दैट इज रिलेटिंग टू डीपीएसपी and fundamental duties. Okay, so thank you very much and see you again next time.